हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के बीच में 12th क्लास केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति पटना के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को डिस्कशन के साथ समझाते हुए एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहले हम आपको समझा दें कि इस मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर क्यों जारी करती है। मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ना हर साल जारी करता है। वह इसलिए कि विद्यार्थियों को यह चीज़ें बता दें, विद्यार्थियों को इस चीज़ों को मतलब बता दें कि मतलब वो किस पैटर्न पर एग्ज़ाम बिहार बोर्ड लेना चाहता है, यहाँ पे किस पैटर्न पर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेना चाहता है। देखिए, बिहार बोर्ड जो है यहाँ पे आप लोग के पैटर्न यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 70 को इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 20 आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और 6 क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा और टोटल 96 क्वेश्चन रहेगा। कि आपको इतना का जवाब देना होगा क्या? नहीं। यह पैटर्न है ना, पीछे भी यही पैटर्न था, यानी कि पिछले साल 2025 में 2024 में, यानी कि लॉकडाउन जब से लगा है तब से हम लोग को यही पैटर्न चलते आ रहा है। लेकिन लॉकडाउन से पहले कुछ और पैटर्न था एग्जाम का, ठीक है। तो चलिए इसका पैटर्न आप लोग को बता दिया, यानी कि 70 आप लोगों को क्या ऑब्जेक्टिव है जिसमें 35 करना है, यानी कि 20 आपका क्या है, आपका 20 आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 करना है। 6 आपको 5 नंबर का 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 3 करना होगा। टोटल 96 क्वेश्चन, यानी कि उसको आधा क्वेश्चन आप लोग को करना है। 35 ऑब्जेक्टिव का और आपका 10 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 3 आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। सबसे ज़्यादा आप लोग को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करनी है और 2 नंबर वाला पे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम गेस क्वेश्चन करके मतलब जल्द ही इसी चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो मॉडल पेपर के मतलब समझ गए हम लोग को। मॉडल पेपर से मतलब यह बात क्लियर हो गया कि हम लोग के जो इन साल का पैटर्न है यानी कि पिछले जैसा ही रहने वाला है, यानी कि पीछे जैसा हम लोग का पैटर्न चला है वही पैटर्न पर हम लोग का एग्जाम इन साल भी होने वाली है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन आप लोग के मतलब बोर्ड में ही पूछेगा, फाइनल बोर्ड में, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। मॉडल पेपर बस इसलिए है कि हम इसका पैटर्न चेक लिए, यानी कि कैसा पैटर्न का क्वेश्चन मतलब पूछने वाला है, यानी कि भारी है कि हल्का है। इस पैटर्न के अनुसार आप लोग को तैयारी भी करना होगा 2 महीना के अंदर में। जो टाइम बचा है इस टाइम के अंदर में आप लोग को इस आधार पे देख लेने हैं कि हमको क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है और इसी आधार पे आप लोग के बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका सारा क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड में ही देखने को मिल ही जाए। मॉडल पेपर बस खाली ये समझना है कि हमारा पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन इन साल मतलब दिया है मॉडल पेपर में, उस आधार पे हमारा क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में पूछे जाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन हल्का भी रहेंगे और आपका भारी भी क्वेश्चन रहेंगे। सब तरह के आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन, यानी कि सब तरह के क्वेश्चन आपको जो फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हल्का भी रहेगा, भारी भी रहेगा। ये नहीं कि खाली भारी क्वेश्चन रहे, खाली हल्का रहे, नहीं। आपका पेपर जो है मॉडरेट लेवल का बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं और समझाते हैं आप लोग के सामने, ठीक ना। हम लोग का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे उसको दिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व को घटा देता है। आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, जैसे शॉर्टकी दोष है, फ्रेंकल दोष है, इंटरस्टिशियल दोष है, जिसे अंतरकाशीय दोष बोलते हैं, और सूदी दोष है। सारे दोष पढ़े हैं यहाँ पे। सारे दोष को हम जिक्र नहीं करते चलते हैं, खाली ये बता क्वेश्चन के अनुसार खाली आप लोग को हम समझाते चलते हैं, ठीक ना। क्योंकि आप लोग क्लास ऑफलाइन बैच में सारे बातें ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग के कौन सा दोष क्रिस्टल के घनत्व जो होता है, हमने कौन सा दोष जो होता है हम लोग के क्रिस्टल के जो होता है घनत्व को क्या करता है, घटा देता है। देखिए हम लोग के शॉर्टकी दोष जो होते हैं आयनिक की क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। किसमें होता है? आयनिक की क्रिस्टल में। और इसके आयनिक क्रिस्टल से आयन जो होते हैं विस्थापित होकर बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाएगा तो बताइए, जब क्रिस्टल से आयन विस्थापित होकर बाहर निकलेगा तो बताइए क्रिस्टल के घनत्व में क्या होगा? कमी। क्रिस्टल के घनत्व में क्या होता है? कमी। तो इसका आंसर हम लोग के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सबसे असीमित क्रिस्टल प्रणाली कौन सा है, यानी कि विच इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि कौन सा एक में जो है अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, यानी कि अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है। असीमित ये कैसे पता चलेगा? जैसे क्यूबिक है, यहाँ पे घनीय है, षटकोणीय हेक्सागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है आपका, और त्रिंताक्ष है, ट्राइक्लिनिक है।
आप लोग को एक 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाए थे, उसमें एक ट्रिक लिखवाए थे, यानी कि कान्हे के टोपी के ऊपर मोर रखा था, ऐसे करके ट्रिक बताए थे। छोड़िए ट्रिक, आप कैसे पकड़िए एक में आपको इसमें ना देखिए क्रिस्टल के इसमें जो 4 क्रिस्टल लिखा है, क्यूबिक है, त्रिंताक्ष है, षष्ठकोणीय, विषम लंबाक्ष है, इसके अक्ष के लंबाई देखना है, यानी कि अक्ष की लंबाई A B C और अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों देखना है किस में बराबर नहीं होता है, किस में बराबर नहीं होता। असीमित का मतलब क्या, किस में यानी कि किस में उनके अक्ष की लंबाई और उनके कोण जो एक्सियल एंगल है और एक्सियल क्या है लेंथ है, जो बिल्कुल क्या होते हैं बराबर नहीं होते हैं। आप लोग को ट्रिक में लिखवाए थे कि अर्थो मोनो अर्थो मोनो ट्राई तीनों खराब, अर्थो मोनो ट्राई तीनों के तीनों क्या होते हैं खराब होते हैं। तो अर्थो मोनो ट्राई यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अर्थो यहाँ पर है, ये आपका ट्राई है, एक मोनो होता है, तीनों के तीनों क्या होते हैं खराब होते हैं। तीनों के तीनों एक्सियल लेंथ जो होते हैं यानी कि उनके अक्ष के लंबाई होते हैं बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर तो 2 को सही हो रहा है, यानी कि ट्राई क्लिनिक भी अर्थोरोम्बिक है। क्या दोनों के एक्सियल लेंथ बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ट्राई क्लिनिक के एंगल भी बराबर नहीं होता है। दो जो आप लोग के त्रिंताक्ष है, इनके अक्ष की लंबाई और कोण की लंबाई जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होते हैं। जबकि रोम्बो हम लोग के यहाँ पे जो विषम लंबाक्ष है, इसके कोण का लंबाई अल्फा बीटा गामा जो है आपस में क्या होता है बराबर होता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। त्रिंताक्ष क्या होगा, त्रिंताक्ष आप लोग की याद पड़ रहा है 7वें क्रिस्टल सिस्टम, आप लोग को 7वें क्रिस्टल सिस्टम अच्छा से पढ़ लेनी, यानी कि वहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बने, लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर यदि एकक कोष्टिका में, ठीक है ना, एक कोष्टिका में कुल कहता परमाणुओं की संख्या 4 है। बताइए कौन सी कोष्टिका है जिसमें कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। बीसीसी, कौन सी कोष्टिका, बीसीसी सॉरी एफसीसी ना, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितना होता है। जो हम लोग को बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें 2 होता है परमाणु, और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 4 होती है। एफसीसी में कितना होती है 4 होती है। और यहाँ पे क्रिस्टल के जो डेंसिटी होता है घनत्व बराबर होता है जेड गुने एम बट्टा में क्या होता है ए0 गुने ए क्यू, ये ना फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्रिस्टल में परमाणु की संख्या क्या रखे 4, यानी कि जेड की जगह क्या रखनी है 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो मोलर मास के कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, या मोलर मास का क्या होगा 4 गुना, उसका आणविक द्रव्यमान का क्या होगा 4 गुना। नेक्स्ट बात है यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे लिखा है पी की जैव अणु है, ठीक ना, जैव अणु है यानी कि बीच ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, यहाँ पे जैव अणु है। जैव अणु के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। देखिए कोई भी जैव अणु है, जैव अणु के मतलब कुछ भी, यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज कुछ भी जैव अणु के अंतर्गत है, कोई यौगिक है, कोई कंपाउंड्स है, उनके हम आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी कि वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से निकालेंगे। नहीं सर, इसे हम नहीं निकाल पाएंगे। प्रसरण दाब किसे निकालेंगे, प्रसरण दाब, यानी कि प्रसरण दाब क्या होता है बताइए, P बराबर N बटा में भी N बाई भी इंटू क्या होता है RT। यहाँ N के फार्मूला ओपन कर लेंगे, N का फार्मूला क्या होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान, यहाँ से आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलिकुलर मास क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक ना, यहाँ से निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रसरण दाब। ऐसे तो इसमें चाहिए देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग करते हुए लिखा है, इनमें सारे के सारे अनुसंख्यक गुणधर्म के ही टॉपिक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी है, हिमांक का अवनमन भी अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होता है अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। अनुसंख्यक गुणधर्म उसे बोलते हैं जो विलय के कण की संख्या पर निर्भर है, और विलय के कण की संख्या पे चारों निर्भर है, चारों डिपेंडेंट है, और चारों के चारों क्या अनुसंख्यक गुणधर्म है, चारों के चारों अनुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन यहाँ पे मोलर जैव अणुओं के मोलर द्रव्यमान की गणना के बाद चल रहा है, उसको हम लोग करेंगे प्रसरण दाब से। किसे करेंगे प्रसरण दाब से निकालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है देखिए निम्नलिखित में किस जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किस जलीय विलयन का क्वथनांक जो होता है सबसे अधिक होता है किसका, देखिए सबका ना इसमें मोलर जो इसमें मोलरता है सिमिलर है, 1 मोल ये भी 1 मोलर Na कास्टिक सोडा है आपका, 1 मोलर जो है आपका सोडियम सल्फेट है, 1 मोलर आपका सोडियम नाइट्रेट है, और यहाँ पे 1 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट है। तो किसका होगा यहाँ पर देखिए क्वथनांक चेक करने के लिए इसका वानठप गुणांक चेक करेंगे, किसका वानठप गुणांक सबसे अधिक है। देखिए जैसे यहाँ पे वानठप गुणांक आपको बताते हैं, जो वियोजन और संयोजन के मात्रा को बताता है उसी को वानठप गुणांक कहते हैं, आई से डिनोट किया जाता है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड में देखिए यहाँ पे कैल्शियम परमाणु की संख्या कितना आ रहा है, देखिए इसके कैल्शियम परमाणु यहाँ पे 1 है, इसके जो यहाँ पे संयोजकता गुणांक 1 है, और क्लोरीन का संयोजकता गुणांक यहाँ पे 2 है।
तो 1/2 गुणांक जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या होगा 3। इसी प्रकार सबका इसमें निकाल के चेक करेंगे, जिसका 1/2 गुणांक क्या होगा यहाँ पे अधिक मिलेगा उसका क्वथनांक हम लोग को क्या मिलेगा अधिक प्राप्त होगा। देखिए NaOH है, तो NaOH में हम लोग का यहाँ पे सोडियम का 1 और OH का 1 संख्या है, तो 1/2 गुणांक हम लोग को कितना मिलेगा 2 मिलेगा, क्या मिलेगा 2, यानी कि हमारा यहाँ पे इसका 1/2 गुणांक 2 मिल गया। उसी प्रकार अमोनियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम NH4 हो गया 1 और NO3 हो गया 1, इसका भी 2 मिलेगा। KNO3 में 1 पोटेशियम है, 1 NO3 है, इसका भी 2 मिलेगा 1/2 गुणांक। और जबकि Na2SO4 में देखिए सोडियम, यहाँ पे सोडियम का जो आपका संयोजकता बैलेंस यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि सल्फेट का संयोजकता सोडियम पर, सोडियम का बैलेंसी सल्फेट के ऊपर 1, यहाँ पे हम लोग को 3 मिलेगा। 1/2 गुणांक क्या मिलेगा 3 मिलेगा। यहाँ पर 1/2 गुणांक जो है सोडियम सल्फेट का ज़्यादा है, तो इसका क्वथनांक जो होगा यानी कि जलीय विलयन का जो क्वथनांक होगा सोडियम सल्फेट का 1m में सबसे क्या होगा अधिक होगा, क्या होगा सबसे अधिक होगा। आपके परीक्षा में ना 1/2 गुणांक भी पूछ लेता है कि किसका 1/2 गुणांक कितना होगा, तो उसका गुणांक चेक कर लेना आपको, ठीक ना। गुणांक चेक कर लेना, जैसे यहाँ पे CaCl2 का बताएं, यहाँ पे बताएं, ठीक ना। जैसे कैल्शियम का वैलेंसी आपका Cl के ऊपर लिखा है, यहाँ कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2 है, तो कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ पे 2 है। जो क्लोरीन के ऊपर लिखल है, क्लोरीन का वैलेंसी जो कैल्शियम के ऊपर 1 लिखल है, तो टोटल यहाँ पर 1/2 गुणांक का होगा 3। तो जिसका 1/2 गुणांक ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे क्या होता है जलीय विलयन में अधिक प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1/2 गुणांक सबसे अधिक किसका मिल रहा था सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट बातें चलिए समझते हैं। यहाँ पे अगला निम्नलिखित में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है और आपका पोटेशियम सल्फेट के लिए 1/2 गुणांक का मान हो सकता है। देखिए यहाँ पे KCl में 1 पोटेशियम और 1 क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में 1 सोडियम का 1 क्लोरीन का, 1 सोडियम का संख्या ले लीजिए 1 क्लोरीन का, कितना हो जाएगा 2। पोटेशियम सल्फेट में देखिए यानी कि 2 आपका कितना हो जाएगा पोटेशियम का और 1 सल्फेट का, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 2 1 3, यानी कि 2 2 3, कितना 2 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर का होगा B। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है कि यहाँ पे सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई, सांद्रता से संबंधित यानी कि सांद्रता, यहाँ पे है कि सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी है। वाष्प दाब के लिए देखिए कौन सा उपयोगी है, देखिए वाष्प दाब यानी कि सापेक्षिक वाष्प दाब अनुमान, यानी कि P0 माइनस क्या होता है PS बटा में क्या होता है P0 बराबर क्या होता है विलय का क्या होता है मोलंस, विलय का मोलंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलंस। सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब से, यानी कि विलयन के वाष्प दाब से संबंधित जो होता है हम लोग के विलय के मोलंस होता है, क्या होता है विलय के मोलंस होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। आप लोग सापेक्षिक वाष्प दाब में अनुमान पढ़े होंगे, सापेक्षिक वाष्प दाब में अनुमान जो होता है P0 माइनस होता है PS बटा में P0, ठीक है ना। P0 देखिए P0 माइनस के PS बटा में होता है P0 बराबर क्या होता है विलय के मोलंस, बराबर विलय के मोलंस। ये हम लोग का मोलंस पर डिपेंड करता है, विलय के मोलंस। इसके बाद हम लोग के शुद्ध जल के मोलरता, 55 पर कितना होता है 55, 55.55 कैसे निकालते हैं, प्रति 1000 में हम लोग 18 से भाग देते हैं, यानी कि जल के जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, जल का आणविक द्रव्यमान 18 से प्रति 1000 में भाग देते हैं, तो हम लोग के जल के जो शुद्ध जल के मोलरता आता है 55 कितना आता है 55 आती है। सेल स्थिरांक की इकाई, देखिए सेल स्थिरांक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। G स्टेरिक ले डिनोट करते हैं सेल स्थिरांक की इकाई, जो सेल स्थिरांक उसे कोसी ले डिनोट करते हैं, G स्टेरिक ले डिनोट किया जाता है, NCERT में लिखा है इसको। और इसका ऐसा इकाई जो होता है सेंटीमीटर का होती है, इनवर्स होती है, इसको सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग नापते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है। हाइड्रोजन देखिए आप लोग को जब क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक हम लोग को रिएक्टिव एलिमेंट आ रहा था लेट प्रोफेसर पढ़ा रहे थे ना, लिथियम, तब पोटेशियम, जैसे जैसे आ रहे थे हाइड्रोजन के नीचे था कॉपर, इस तरह से। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव था कितना 00 वोल्ट, कितना था 00 वोल्ट। तो यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है 0 वोल्ट होता है, क्या होता है 0 वोल्ट होता है।
तो आपको कुछ धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव भी याद करके जानी है। कुछ धातुओं का एनसीईआरटी में दिया है चैप्टर नंबर 3 में, जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं वहाँ पे कुछ धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव है। जैसे आपका जिंक का है, जिंक का कितना होता है बताइए। जिंक का यहाँ पे यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिंक का, एक किसका इलेक्ट्रोड विभव है, जिंक का। जिंक का इलेक्ट्रोड विभव है, ये बताइए 0.44 किसका है, 0.44 आप बताइएगा किसका इलेक्ट्रोड विभव है 0. उसके बाद यानी कि इसमें धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है, आपको इलेक्ट्रोड विभव देख करके जानी होगी, यानी कि इस आधार पर हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की स्वतः परिवर्तिता के लिए सही है, सेल की सतह परिवर्तिता के लिए सही है। यहाँ पे सारे के सारे देखिए डेल्टा जी लिखा है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा यहाँ पे पॉजिटिव दिया है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव है। भले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जीरो दिया है, जीरो तो होता नहीं, यहाँ पे भी जीरो दिया है, यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए नेगेटिव दिया, नेगेटिव होगा नहीं। हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होता है हम लोग के यहाँ नेगेटिव, और प्लस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यानी कि सेल के यानी कि क्या होता है, सेल की स्वतः परिवर्तिता के लिए, सेल की स्वतः परिवर्तिता यानी कि जब कोई सेल में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो वहाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या होता है, कमी होता है नेगेटिव, और जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का हो जाए उसका पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर कितना होता है, -19 कूलाम होता है ना, -19 कूलाम। और एक मोल में अवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 के पावर कितना होता है 23, 10 के पावर कितना होता है 23। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 9.65 गुना 10 के पावर 4 कूलाम के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक मोल में इलेक्ट्रॉन पर कितना जो आवेश होगा 9.65 गुना 10 के पावर 4 कूलाम। कैसे निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश गुने अवोगाड्रो संख्या, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश गुने क्या करेंगे, अवोगाड्रो नंबर से गुना कर लेंगे, अवोगाड्रो नंबर ले गुना कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग के अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए आप लोग के यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव सेट बांट रहे थे तो वहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, यानी कि अमोनिया के सरफेस पर प्लेटिनियम का विघटन जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अमोनिया के, ठीक ना, अमोनिया जो है, अमोनिया के सरफेस पे प्लेटिनियम जो होता है, प्लेटिनियम द्वारा विघटन होता है अमोनिया के सरफेस पे, वो हम लोग का शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगी। यहाँ पे है कि उत्प्रेरक किस तरह के परिवर्तन लाता है, उत्प्रेरक का परिवर्तन है। देखिए उत्प्रेरक का बात करें तो उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है, ठीक ना, बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। क्या अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन लाता है, या अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन लाता है जहाँ उसमें परिवर्तन होता है, या स्थिरांक में परिवर्तन लाता है कि सक्रियण ऊर्जा में। उत्प्रेरक जो होता है यहाँ पे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन लाता है। एक्टिवेशन एनर्जी, जो रासायनिक अभिक्रिया में वैसे अणुपरमाणु भाग लेते हैं जो न्यूनतम मिनिमम एनर्जी को क्या करते प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको सक्रियण ऊर्जा है, उनके लिए उत्प्रेरक जो होता है यहाँ पे परिवर्तन लाने का कार्य करता है। यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक ना, दर स्थिरांक के मान क्या होता है। पहले देखिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। वेग स्थिरांक जो होती है एक इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स और 1 - n इंटू होता है सेकेंड इनवर्स। ये वेग स्थिरांक की इकाई होती है। और शून्य कोटि के तो n के जगह क्या रखेंगे, n के जगह जीरो रख लेंगे, n के जगह जीरो रखेंगे तो हम लोग के इसके वेग स्थिरांक की इकाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि मोल हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हमारा अगर प्रथम कोटि के कहता था n के जगह 1 रखते तो हमारा सेकेंड इनवर्स आ जाता है, कहता सेकेंड इनवर्स आ जाता है। यानी कि आप कोटि की जो ऐसा ही मात्रक है उसको याद करके आप लोग को जाना होगा। यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रथम कोटि के क्या है आपका। उसके अलावा हम लोग के प्रथम कोटि के अलावा हम लोग दूसरा कोटि के देख लेंगे, तीसरा कोटि के देख लेंगे। आप पहले तो सेल स्थिरांक का फॉर्मूला याद करके जाइएगा। यानी कि सेल स्थिरांक जो हम लोग के जो है, सॉरी सर सेल स्थिरांक बोल रहे हैं, वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक होता है इसका जो हम लोग के ऐसा यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और इसके बाद हो जाएगा हम लोग के सेकेंड 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा, ठीक ना।
तो हम लोग के यह हम लोग का वेग स्थिरांक जो है रेट कांस्टेंट है, उसका हम लोग के एसआई यूनिट होता है कि मोल लीटर इनवर्स 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। और एन क्या होता है तो नंबर ऑफ कोटि है। अगर शून्य कोटि के है तो एन की जगह 0 रखेंगे, प्रथम कोटि के है तो एन की जगह 1 रखेंगे, और द्वितीय कोटि के है तो तृतीय कोटि के हैं। यहाँ पे देख लेंगे अभिक्रिया की कोई कोटि बताइए, कोटि मिनिमम कितना होती है, मिनिमम कोटि 0 और मैक्सिमम कोटि कितना होता है 3 होता है। और कोटि हमारे भिन्नात्मक भी हो सकती है लेकिन पूर्णांक नहीं। यहाँ पर अगला देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूरा होने में कितना समय लगेगा। शून्य कोटि देखिए, शून्य कोटि वेग स्थिरांक क्या होता है, A0 बटा में टी, A0 बटा टी। यहाँ पे A0 बटा टी है, ठीक ना। कहता शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूरा होने में कितना समय लगेगा, 100% पूरा होने में करे कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो 100% पूरा होना है तो यानी कि हमारा टी बराबर, यानी कि टी बराबर हो जाएगा A0 बाई क्या हो जाएगा के, यानी कि A0 हमारा अभिकारक कितना है 100% है, यानी कि 100% है। यहाँ पे अभिकारक जो ए मेरा है ए कितना है हमारा 100%। जो देखिए हम लोग अभिकारक यहाँ पे है 100% पूरा करना है, अभिकारक हम छोटा ए मान लेते हैं और इसको हमको 100% पूरा करना है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया को 100% पूरा करने में वेग स्थिरांक हम लोग को के बराबर हो जाएगा ए बटा में क्या हो जाएगा, ए बटा क्या हो जाएगा हम लोग के टी बराबर निकालने, सॉरी टी बराबर, यानी कि टी बराबर हम लोग का हो जाएगा ए बटा में के हो जाएगी, ए बटा में क्या हो जाएगी के। ये हमारा कितना अभिकारक 100% है। हम लोग के शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक हो, जो हम लोग का टाइम्स होता है वो हम लोग का क्या होता है अभिकारक A0 बटा में क्या होता है, A0 बटा में क्या होता है के होता है, A0 बटा में क्या होता है के। ऐसे के बराबर हो जाएगा A0 बटा में टी, क्या होगा टी। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग इसका 100% के लिए ए बटा में क्या हो जाएगी, ए बटा में हो जाएगी ए बटा में के। उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो परवस्थाओं के बीच, कहता है किस प्रक्रिया में दो परवस्थाओं के बीच कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होता है। किस प्रक्रिया में दो परवस्थाओं के बीच कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होता है। क्रिस्टलीकरण में ये तो ऐसे नहीं हो सकता है, यानी कि दो परवस्था के बीच कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होता है, या संक्षारण में विषमांगी उत्प्रेरण में। देखिए आप ऑप्शन भी से भी इसको छाट सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कह रहा है कि दो परवस्था के बाद चल रहा है। यहाँ पे परवस्था तो यहाँ पे क्रिस्टल में होगा नहीं, संक्षारण में होता नहीं, यहाँ समांगी विषमांगी के बाद चल रहा है। देखिए समांगी उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जहाँ पे उनके, देखिए समांगी उत्प्रेरक में होता है कि जहाँ पे अभिकारक तथा उत्प्रेरक उनके उत्पाद की जो अवस्था होती है सब एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है। जबकि यहाँ विषमांगी में होता है कि जो उनके अभिकारक है, उत्प्रेरक है तथा उनके उत्पाद हैं, उनकी जो अवस्था होती है एक अवस्थाओं में प्राप्त नहीं होती हैं, वो अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त होती हैं। तो कोई दो परवस्थाओं के बीच में कोई अंतर पृष्ठ नहीं होता है, यानी कि कोई अगर दो परवस्था की बात करें, मान के चलिए यहाँ पे समांगी उत्प्रेरक है, तो समांगी में जो हम लोग के जो अभिकारक होगा, समांगी में जो हम लोग के समांगी हैं, तो समांगी में जो हम लोग के क्या होगा, जो हम लोग के अभिकारक हैं, जो हम लोग का उत्पाद है, प्लस में जो हम लोग के कैटालिस्ट उत्प्रेरक हैं, सब एक ही यानी कि समान अवस्था में प्राप्त होते हैं। यानी कि इन दो परवस्थाओं के बीच में कोई अंतरा पृष्ठ नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं, समान अवस्था में प्राप्त होते हैं। तो हम लोग के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जबकि विषमांगी में तो अंतर होता है, यानी कि अभिकारक हो सकता है अवस्था गैसीय है तो उत्पाद की अवस्था हो सकता है ठोस भी हो सकता है, अभिकारक हो सकता है ठोस में है तो उत्पाद आपका गैसीय भी हो सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है कुछ और अवस्था में हो जाए। तो यहाँ पे उनकी दो परवस्थाओं के बीच में अंतरापृष्ठ हो सकता है। फिर उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। भौतिक अधिशोषण के लिए, ठीक ना, भौतिक अधिशोषण के लिए आप लोग को पढ़ाए थे भौतिक अधिशोषण में कि भौतिक अधिशोषण एक हम लोग के वांटर बल एक दुर्बल बल के द्वारा जुड़ा होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है एक दुर्बल बल के द्वारा जुड़ा होता है और कई लेयरों में होता है, कई परत में होता है, ठीक ना, कई परत में होता है, ठीक ना, कुछ टाइम के लिए होता है। और इसमें हम लोग को उच्च तापमान कहता इस अनुकूल स्थिति नहीं है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण उच्च दाब पर हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। यहाँ पे अगर ए बी ऑप्शन में रहता है, ए सी ऑप्शन रहता है तो ए सी दोनों ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उच्च तापमान लेंगे या डेल्टा एच ऋणात्मक दिया है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
तो यहाँ पे हम लोग को उस तापमान के साथ के जाएंगे, यहाँ पे उस तापमान के साथ जाएंगे कि हम लोग के जो भौतिक अधिशोषण है हाई टेम्परेचर पे संपन्न नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण देखिए, चेहरे पे क्रीम लगाना ये सब हम लोग के भौतिक अधिशोषण में, दीवार पे पेंट मारना ये सब क्या है, भौतिक अधिशोषण में आता है। तो यहाँ उच्च तापमान पे संपन्न नहीं होता है। इसके लिए अनुकूल स्थिति हाई टेम्परेचर जो है भौतिक अधिशोषण के लिए ये सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि भौतिक अधिशोषण जो होता है हम लोग के हाई टेम्परेचर पर सर नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि भौतिक अधिशोषण जो होती है एक मतलब सामान्य घटना है जो हम लोग के कई सतहों में होता है, और यह वान डेर वाल बल द्वारा भौतिक अधिशोषण जो हम लोग के जुड़ा होता है और कई लेयर में होता है। कई लेयर में भौतिक अधिशोषण होता है, नहीं कि हम लोग को जैसे दीवार का पेंट करना भौतिक अधिशोषण है, चेहरे पे कुछ क्रीम व्रीम लगा देना भाई साहब, वो सब क्या है, भौतिक अधिशोषण है, ठीक ना। तो भौतिक अधिशोषण यानी कि हाथ द्वारा पेंट करना भी क्या है, भौतिक अधिशोषण है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। देखिए सही ढंग से दूध तो पायस होता है भाई साहब, सही में दूध पायस है आपका, दूध एक प्रकार का पायस भी है, दूध हम लोग के पायस है तो सही बात है। पनीर हम लोग के जेल के अंतर्गत आता है, यानी कि जो पनीर क्या आता है, जेल में आता है। जेल क्या है, जिसमें थोड़ा सा यानी कि दृढ़ पदार्थ हो, क्या हो, दृढ़ पदार्थ, वो हम लोग को जेल कहलाता है। पनीर थोड़ा सा दृढ़ होता है, जेल कहलाता है। धुंध हम लोग को क्या है, एक एरोसोल है, क्या है, एरोसोल है। लेकिन कोहरा जो हो गया, जिसमें कोहरा जो ओस हो गया, ओस आपका यहाँ ठोस सोल लिखा है, कोहरा हम लोग का ठोस सोल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर का था कौन सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोहरा जो सोल के साथ है ये हम लोग को सम्मिलित नहीं है, यानी कि कोहरा ठोस सोल नहीं हो सकता है, हम लोग के गलत ऑप्शन है। उसके बाद है कि उस कोलाइडी तंत्र का क्या नाम है जिसमें दोनों परिक्षिप्त प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम तरल होते हैं। एक कोलाइडी का नाम बताइए। देखिए पायस, इसका सिर्फ आंसर हम लोग का पाया जाएगा, क्या आ जाएगा, पायस। क्योंकि पायस हम लोग का क्या होता है, दो निकायों का एक घोल होता है जिसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, तरल होते हैं, दोनों के दोनों तरल होता है, यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था भी तरल होता है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या होता है, तरल होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, तरल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पायस। लेकिन दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं, अमिश्रणीय रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग के अगला यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का अगला है कि दो अलग अलग धातुओं के परमाणुओं वाला अयस्क कौन है। यहाँ पे हेमाटाइट अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, Fe2O3 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 हेमेटाइट का, इसमें केवल एक ही धातु है। यहाँ कॉपर पैराइड का सूत्र देखें तो CuFeS2 यानी कुफेस2 CuFeS2। तो यहाँ पे CuFeS2 जो है हम लोग का, इसमें एक दो धातु है, कॉपर धातु भी है, आयरन धातु भी है। तो हम लोग का आगे ऑप्शन जाने की जरूरी नहीं है, हम लोग यानी कि दो अलग अलग धातु के परमाणु वाला जो अयस्क है कॉपर पाइराइट है, क्या है, कॉपर पाइराइट है। तो कॉपर पाइराइट जो होता है इसमें दो धातु आ जाते हैं, CuFeS2, एक तो कॉपर धातु आ गया, एक आपका आयरन धातु आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से भी आपको अयस्क में देख लेने की कौन से अयस्क में दो धातु आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को देख के एग्जाम में जानी है। यहाँ पे अगला है कि उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। आप लोग को याद होगा वान अर्केल विधि। देखिए ऑप्शन पहले ऑप्शन में है वान अर्केल विधि में, देखिए टाइटेनियम का जर्कोनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। आप लोग को बताए थे उस समय वान अर्केल विधि में बताया था कि टाइटेनियम का शुद्धिकरण होता है और जर्कोनियम का शुद्धिकरण होता है। जब वान अर्केल पूछ रहे थे, यहाँ पोलिंग विधि भी याद पूछ सकता है। पोलिंग विधि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको दंड विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दंड विधि बोलते हैं। दंड विधि के द्वारा ही मतलब इसमें शुद्धिकरण, दंड विधि में किसका होता है, जिंक का, कॉपर का, ये सब देख सकते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड है, यहाँ कॉपलेशन विधि भी है। सारे विधि आप लोग को एग्जाम में देख कर जाना है। लेकिन टाइटेनियम का जर्कोनियम का जो शुद्धिकरण होता है, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम का, ये होता है हम लोग को वान अर्केल विधि में। किसमें होता है, वान अर्केल विधि। वान अर्केल विधि आपको देख लेनी है यहाँ पे, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, यानी कि कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित। देखिए जिनका क्रियाशीलता जो अधिक होता है, यानी कि जिनका क्रियाशीलता जो का होता है अधिक मोर देन होगा, यहाँ के लेड हो गया, जिंक हो गया और मरकरी हो गया, इनका क्रियाशीलता तो बिल्कुल ना के बराबर है, कम क्रियाशील, यानी कि लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक ना, लेस देन रिएक्टिव एलिमेंट है। जबकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है एल्युमिनियम। यानी कि तीनों ऑप्शन में जो आपका है कि लेड है, जिंक है और मरकरी है, इनसे का हो गया, इनसे थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव एल्युमिनियम हम लोग का है। तो इनका जो अपचयन जो होता है हम लोग के अपचयन विधि द्वारा इसको निष्कर्षित हम लोग नहीं करते। एल्युमिनियम का जो निष्कर्षित जैसे होता है हम लोग को निक्षालन विधि का प्रयोग करते हैं उसमें, इसको निष्कर्षण के लिए।
निश्चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से, किस अयस्क से होता है? ये बॉक्साइट से। किससे करते हैं? बॉक्साइट से इसका निष्कर्षण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग के निम्नलिखित में किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक निश्चालन विधि द्वारा होता है? रासायनिक निश्चालन विधि द्वारा। गैलना किसका अयस्क बताइए? सीसा का। सिनेबार किसका है? पारा का। कॉपर पैराइड बताइए तो CuFeS2। कॉपर पैराइड क्या होगा? CuFeS2। कॉपर सल्फाइड अयस्क तो फेन पलावन विधि होगा। लेकिन अर्जेंटाइट जो है, सिल्वर का अयस्क जो अर्जेंटाइट है, इसका प्रयोग जो होता है और इसका हम लोग सांद्रण जो करते हैं निश्चालन विधि से करते हैं। अर्जेंटाइट जो सिल्वर का अयस्क है, इसका हम लोग किससे करते हैं? हम लोग करते हैं आप वो निश्चालन विधि से इसका करते हैं, सांद्रण करते हैं। यहाँ पे कहता है प्रगलन का क्या उद्देश्य है? प्रगलन का उद्देश्य पूछा है कि प्रगलन का यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ओर, यानी कि यहाँ पर स्मेल्टिंग यानी कि गर्म। प्रगलन का मतलब होता है उसे गर्म करके भाई साहब उसको अपचयित करेंगे। गर्म करके वहाँ से अशुद्धि को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यानी कि जो उसमें धूल कण है, आपका धूल कण है, सिलिका है भाई साहब, उसको क्या करेंगे? अपचयित करेंगे। यानी कि कोक के साथ, कार्बन के साथ उसको अपचयित करके उसको क्या करेंगे? बाहर करके निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपचयित करके। अपचयित करके प्रगलन का उद्देश्य होता है अपचयित करना, उसमें अशुद्धियों को बाहर करना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से तत्व में पी पाई डी पाई बंद? इसके लिए देखिए एक या 2 मिनट का अपने चैनल पे देखिए एक वीडियो भी बना के यहाँ पे डाले हुए हैं। पी पाई डी पाई बंधन किस में होते हैं, किस में नहीं होते हैं, इसको कैसे चेक करना आपको, ठीक है ना, किस तरह से चेक करना आपको बता देते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? कार्बन है तो कार्बन के हम लोग के परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करेंगे तो कार्बन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2 2 4 हो गया। और 2p में कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। बताइए 2 के अंतर्गत डी आता है क्या? यानी कि हम लोग का दूसरा आवर्त में है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 2p आ रहा है, तो यह दूसरा आवर्त में हम लोग के कार्बन जो हम लोग का दूसरा आवर्त में है। और दूसरा आवर्त में हम लोग के 2d नहीं आता है। 2d आता है बताइए? तो 2d नहीं आता है यहाँ पे। तो हम लोग को बताइए कि यह हम लोग के पी पाई तो है, कार्बन हमारा पी पाई है, लेकिन डी पाई तो नहीं बनाएगा। या डी पाई हम लोग को नहीं बनाएगा, डी पाई नहीं बनाएगा। इसके अलावा फास्फोरस है। फास्फोरस जो है परमाणु संख्या क्या होता है? फास्फोरस के 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें, यहाँ पर मतलब अक्रिय गैस पे करते हैं तो शुरू में यहाँ पे नियॉन भर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे 3s2 लिख देते हैं, यानी कि 10 2 12 हो गया। 3p में कितना रखेंगे? यानी कि 3p में 12, यहाँ 3 रखते हैं 15 हो गए। लेकिन आगे मेरा ना 3d आएगा, इसमें 3d आएगा तो हमारा p भी बनाएगा और आपका d भी बना सकता है, यानी कि d के अंदर भले इलेक्ट्रॉन खाली है, यानी कि p पाई डी पाई हम लोग को यहाँ पे बनाने के कारण फास्फोरस करेगा। कौन करेगा? फास्फोरस। कौन करेगा? फास्फोरस। इसका आंसर जो है आपका कौन है? फास्फोरस सही है। और इसका डिटेल समझने के लिए मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे पी पाई डी पाई के लिए, ठीक ना, 1 या 2 मिनट का क्लास वहाँ पर डाला हुआ है और तो वहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं पी पाई डी पाई के बारे में। H3PO2 की क्षरकता क्या होती है? यहाँ पर देखिए, पहले तो देखिए यहाँ पे क्षरकता कैसे निकालेंगे। जो इसमें केंद्रक परमाणु है, केंद्रक क्या को होता है बताइए? कोई में केंद्रक ना मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रक केवल अकेले है, P है। कौन है? P है। और इसके लिए ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन का हमारा एक परमाणु ऊपर जोड़ लेते हैं। फास्फोरस के पहले बताइए, फास्फोरस जो है हम लोग के फास्फोरस है, इसके हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। चलिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर लिए, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 कर लिए। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु को इस तरह से जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन परमाणु जोड़ दिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को उसके बाद यहाँ पे एक ना यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु जोड़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का हमारा 2 परमाणु है ना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, तो एक यहाँ पे कर लेते हैं OH कर लिए, क्या करिए? OH कर लिए। और इसके बाद एक और यहाँ पे H कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना OH की संख्या कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यह एकल क्षारकत्व है, तो यह एकल क्षारकीय है। क्या है? एकल क्षारकीय है। यह एकल क्षारकीय है। ये क्या है सर? एकल क्षारकीय है। इसमें OH की संख्या कितना आ रहा है? 1। आपको इस तरह के कोई भी पूछेगा क्षारकीय वाला है, P ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक ना, कहाँ के क्वेश्चन है? P ब्लॉक का है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ना पहले स्ट्रक्चर बना के वहाँ देख लेना है कि कितना OH की संख्या बन रहा है। जितना OH की संख्या बनेगा वही उसकी क्या होगा? क्षारीयता और क्षारकता की संख्या होगा, उसका क्षारीयता निकालेंगे, क्षारकता निकाल लेंगे OH की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में सबसे अधिक क्षारीय कौन है भाई साहब? यहाँ तक ये आपका वर्ग संख्या ना, ये आपका वर्ग संख्या चाहिए 15 पे, ये वर्ग संख्या चाहिए कहाँ पे? 15। यहाँ पे सबसे सब जो वर्ग संख्या 15 वाले हैं, वर्ग संख्या 15 में बताइए, वर्ग संख्या 15 में क्या बताए थे? नाना पाटेकर, ठीक ना, नाना हो गया, पाटेकर जी हो गए, ऐश्वर्या हो गए, सब बीमार, इस तरह से बताए थे आप लोगों को, इस तरह से बताए थे यहाँ पे। तो सबसे ऊपर क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। ऊपर से नीचे आते तक क्या बताए थे? कि क्षारीयता करता है हाइड्राइज के साथ,
यानी कि वर्ग संख्या 15 में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड के साथ क्षारीयता उसका क्या होती है, घटती है। तो सबसे अधिक क्षारीय के बाद चल रहा है, तो सबसे ऊपर में नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे अमोनिया जो होगा NH3 होगा, सबसे अधिक क्या होगा, क्षारीय। और उसी वर्ग में सबसे नीचे आएंगे तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है ना। यहाँ पे एंटीमनी एस भी है, तो यहाँ पे एंटीमनी, उसके बाद बिस्मत तो है नहीं, तो यहाँ पे एंटीमनी जो है ये सबसे कम क्षारीय है। क्या है, सबसे कम क्षारीय। नेक्स्ट इसके बाद इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन अस्टार्च के साथ नीला रंग देता है। अस्टार्च के साथ नीला रंग, आयोडीन जो होता है हम लोग को अस्टार्च का साथ नीला रंग देने का काम करता है। बाकी अस्टार्च के साथ यहाँ पे कोई कलर वलर यहाँ शो नहीं करता, फ्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन जो है तो कोई रंग नहीं देता है। लेकिन आयोडीन जो होता है, अस्टार्च कहाँ मिलता है, आलू के अंदर, चावल के अंदर, ठीक ना। सबसे अधिक पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं यहाँ पे अस्टार्च, ठीक ना। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इसको, मतलब आप लोग को बायोकेमिस्ट्री का क्लास जहाँ डाले वहाँ समझाएं अस्टार्च के बारे में, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री के क्लास डाले वहाँ अस्टार्च के बारे में समझाएं। और यह आयोडीन के साथ हम लोग को ब्लू कलर से देता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है। नाइट्रोजन यह वर्ग संख्या चाहिए किस में पाइए, नाइट्रोजन जो है हमारा वर्ग संख्या किसके अंदर, 15 के अंदर है। वर्ग संख्या 15 के है। और नाइट्रोजन के जो बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा जो होती है नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 यानी कि 5, कितना होता है, 5 होता है। इसका मैक्सिमम वैलेंसी देखे तो देखिए, अगर यहाँ पे संयोजकता का आधार पर इसका 3 होता है, लेकिन इसका अधिकतम संयोजकता जो होता है इसका 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता जो होती है 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेथनाइड के लिए समान है। लेथनाइड के जो कहता है सभी लेथनाइड, जो लेथनाइड में आपके लेथनाइड श्रेणी है, जो वर्ग संख्या लेथनाइड श्रेणी, बताइए लेथेनम परमाणु संख्या कितना होता है, 57। लेकिन लेथेनम जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट है। एग्जाम ऐसे भी पूछ देता है कि लेथेनम भले लेथनाइड श्रेणी नाम है, लेकिन लेथेनम जो होता है परमाणु संख्या 57 है, 21 ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। हम लोग का लेथनाइड श्रेणी जो होता है आपका सेरियम 58 से चालू होता है, यानी कि रहता कहाँ पे, 71 तक है। यानी कि सेरियम से लेके 71 तक, 71 में एलियू होता है, लुटेरियम होता है। तो आपका 58 परमाणु संख्या, यानी कि सेरियम 58 से लेकर के परमाणु संख्या सेरियम 58 से लेकर के 71 जाइए, 71 लुटेरियम, एलियू होता है ना, लुटेरियम 71 परमाणु संख्या लुटेरियम। तो वो सब के सब लेथनाइड श्रेणी के एलिमेंट हैं। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है कि सामान्यता कितनी होती है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यता जो होती है +3 होती है। क्या होती है, +3। यहाँ पे है आयरन, कहता आयरन में कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आयरन, यहाँ पे पहले आयरन देख लेते हैं। आयरन के हमारा परमाणु क्रमांक जो होता है आयरन का क्या होता है, 26 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम लोग, शुरू में आर्गन भर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद कर लेंगे 4s2 कर लेंगे, 3d में क्या करेंगे 6 करेंगे, 3d में क्या करेंगे 6। लेकिन यहाँ प्लस देखिए कितना है, प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल भी देना है। तो प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन माने निकाल लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3d में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 निकाल लिए तो 3 बचेगा यहाँ पे। और 2 इलेक्ट्रॉन और इधर से डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा डी को ना पेयर करना होता है। तो डी को पेयर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एस में 0 होगा और डी में कितना हो जाएगा 5, डी में क्या होगा 5। तो फिर भी हमारे डी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा, क्योंकि डी के अंतर्गत हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 10 चाहिए, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि सब में एक इलेक्ट्रॉन भरल है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 1 2 3 4, एक और कक्षा हो जाएगा 5। तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 5। क्या होगा 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 5। उसके बाद है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। कॉपर का देखिए यहाँ पे कॉपर परमाणु संख्या कितना होता है कॉपर का, 29। यहाँ पर देखिए था आर्गन, हमको कॉपर ना अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको ना शुरू में आर्गन भरेंगे, ओकरा बाद यहाँ पे 4s में क्या करेंगे 1 और 3d में कितना करेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं हुंडसर का नियम, यानी कि हुंडसर का नियम पहले आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना है, तब पीछे वाले कक्षक को पूर्ण रूप से भरनी है। आपको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक ना, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में यानी कि 4s में 1 है, 3d में क्या है 10 है।
यानी कि एक आर्गन के लिए ऐसा होता है, एक फिर आपका क्रोमियम के लिए ऐसा संपन्न होता है कि वहाँ पे एस में 1 करके डी में क्या करेंगे, जहाँ डी में देखिए जहाँ डी में आपको ना, जहाँ डी में आपको इलेक्ट्रॉन मिले 4 मिले, एस में कम करके और डी में 5 कर लेंगे। जहाँ डी में आपका 9 इलेक्ट्रॉन मिले, एस में 1 कम करके डी में क्या करेंगे 10 कर लेते हैं। और जहाँ ठीक ना इस तरह से कर लेते हैं। ये हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा, आपको क्रोमियम में मिलेगा, आपको कॉपर 29 में मिलेगा, इसके अलावा सिल्वर 47 के अंतर्गत देखने को ये बातें हम लोग को मिलेगी। और टेक्नीशियम हम लोग को TC43 में देखने के लिए, TC43 नहीं, मोलिब्डेनम 42 में देखने को मिलेगा, मोलिब्डेनम 42 में देखने को मिलेगा। डी के अंतर्गत 4 आएगा, वहाँ पे डी में के अंतर्गत जब 4 आएगा तो एस में 1 कम करके डी में क्या करेंगे 5 करेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखिए संक्रमण श्रेणी में यानी कि यहाँ पे संक्रमण, पहला संक्रमण श्रेणी चलते हैं। जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी है, परमाणु संख्या हम लोग को 21 से लेकर कहाँ तक आता है 30 तक आता है। उसके बाद हम लोग को 39 से लेकर कहाँ तक आता है 48 तक आता है, ठीक ना 48 तक आता है। उसके बाद हम लोग को फिर 57 आ जाता है, और 57 के बाद फिर 72 टू आता है, 80 आता है, 72 टू 80 आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन संक्रमण श्रेणी का से संबंधित नहीं है। यहाँ पर संक्रमण श्रेणी ऐसे ही हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, आधात्विक एलिमेंट है, परमाणु संख्या कितना होता है ब्रोमीन का 35। ये हम लोग के संक्रमण श्रेणी में कहाँ से आ जाएगा, ये इसका तो दूर दूर से नाता नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट से, क्योंकि अधातु है। क्या है, अधातु है। उसके बाद हम लोग के हैं यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण के लिए। देखिए आप लोग के पोटेशियम परमैंगनेट डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण के लिए बताए थे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे MnO2 पैरालुसाइड अयस्क की जरूरत होती है, MnO2 ठीक है ना। जो मैग्नीज ऑक्साइड है, यहाँ पे जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसकी ज़रूरत होती है। पोटेशियम जो परमैंगनेट है इसका निर्माण जो होता है मैग्नीज ऑक्साइड अयस्कों से किया जाता है। इसे पायरोलुसाइड अयस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड अयस्क भी बोलते हैं। इसी से इसका निर्माण किया जाता है। जब आपके एग्जाम में यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण के लिए अयस्क पूछ रहा है तो यहाँ डाइक्रोमेट के भी पूछ सकते हैं। आप डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसका भी आप लोग याद करके जाइएगा, कैसे निर्माण होता है, क्या इसका गुण होता है, रासायनिक गुण सब याद करके जाना। इसका स्ट्रक्चर भी याद करके जाना आपको, दोनों का स्ट्रक्चर क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका हाइब्रिड है, प्रसंकरण भी देख कर जानी है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से इसका नामकरण है। नामकरण के बारे में पूछा है यहाँ, इसका नामकरण के बारे में, जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नामकरण के बारे में यहाँ पे पूछा है। देखिए इसका नामकरण के बारे में कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या x मानेंगे। अमोनिया का हमारा क्या होता है 0 होता है। और क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1 फेन प्लस के फेन यहाँ पर देखिए काउंटर आयन के रूप में क्लोरीन है, इसका हो जाएगा -1, 2 है तो 2 कर लेंगे, बराबर के क्या करेंगे 0 कर लेंगे। तो इसका हम लोग आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 यानी कि हो जाएगा 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पर रोमन अंक में देखिए यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ तो 2 है तो होगा नहीं, ये तो 2 है तो होगा नहीं, 2 वाला तो होगा नहीं हम लोग को। चलिए 3 वाला हम लोग का होगा। अब इसका नामकरण करते हैं। पहले इसमें ना पहले लिगेंड का नामकरण किया जाता है। पहले नाम किसका किया जाता है, लिगेंड। जो पहले नाम है यहाँ पे हम लोग पहले लिगेंड का नाम करते हैं, यानी कि पहले होगा आपको यहाँ पर लिगेंड का नाम, यानी कि पहले देखिए कोल्ड्राइडो यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 वाला में देखिए, 3 वाला में देखिए कोल्ड्राइडो यहाँ पे है, कोल्ड्राइडो यानी कि यहाँ पेंटा एमिनो लिखा है। यहाँ पर देखिए क्लोरो का लिखा है, क्लोरो फिर पेंटा एमिनो कोबाल्ट 3, तब है कोल्ड्राइड है, क्या है कोल्ड्राइड। यहाँ पे है क्लोरो पेंटा एमिन कोबाल्ट 3 कोल्ड्राइड है। क्लोरो पेंटा एमिनो कोबाल्ट, कोबाल्टेट, ठीक ना, कोबाल्टेट यहाँ पर कोबाल्टेट लिखा है। यहाँ पेंटा एमिनो कोल्ड्राइडो लिखा है, ठीक ना। पहले तो हम लोग को पेंटा एमिनो कोल्ड्राइडो ही होगा, पहले तो ये तो होगा नहीं, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए जाना चाहिए इसका, कि पहले तो हमारा फर्स्ट लिगेंड का नाम होता है, पहले तब पेंटा एमिनो करेंगे, तब कोल्ड्राइडो करेंगे, तब कोबाल्ट करेंगे, तब कोल्ड्राइड करेंगे। यहाँ कोबाल्टेट कर दिया तो होगा नहीं कोबाल्टेट, ये तो होता है धनात्मक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है। यहाँ पर भी पहले क्लोरो लिखा है तो होगा नहीं, पहले तो फर्स्ट लिगेंड का नाम होगा, क्योंकि पहले यहाँ फर्स्ट लिगेंड का नाम होगा, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। या ऑप्शन नंबर ए हम लोग को सही हो जाएगा।
कहता निम्नलिखित में कौन सा सोलवेंट समझौता का उदाहरण है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सोलवेंट आइसोमेरिज में। सोलवेंट जहाँ विलायक रूप में काम करता है, तो सोलवेंट आइसोमेरिज में ग्रुप में देख लेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोमोलिकुल है। देखिए आप ऑप्शन नंबर जाइए डी नंबर, यहाँ पे हाइड्रोमोलिकुल है, जल कणुओं की संख्या है जो विलायक रूप में या विलायक फॉर्मेट में है, विलायक फॉर्मेट ग्रुप में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग को डी सही हो जाएगा। कौन होगा? डी। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा हेलोएरिन है। हेलोएरिन देखिए यहाँ पे हेलोएरिन के बारे में पूछा है। हेलोएरिन ऐसे दिख रहा है जहाँ हेलोएरिन जहाँ बेंजीन में हेलोजन की ओर जुड़ा हो, यानी कि जहाँ जो आपको हेलोजन बेंजीन के अंतर्गत जुड़ा हो वो आपका क्या है? हेलोएरिन है। क्या है? हेलोएरिन। यानी कि क्लोरोबेंजीन आपका क्या है? हेलोएरिन है। क्या है? हेलोएरिन है। कहता है निम्नलिखित में यहाँ पे देखिए SN1 SN2 के बारे में आ गया। SN1 SN2 के बारे में देखिए हम आप लोगों को एक क्लास में दिए हैं हेलोजन हेलोएरिन के, वहाँ SN1 SN2 के बारे में बहुत सारा जिक्र किए हैं, आप वहाँ पे जाकर सुन सकते हैं। SN2 के लिए हमको 1 डिग्री अभिक्रिया चाहिए। क्या है? 1 डिग्री जो होता है न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस के प्रति बहुत ज़्यादा हम लोग को रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव होता है, वहाँ जल्दी उसके प्रति में जल्दी से मतलब रिएक्ट करता है और हम लोग को तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। SN2 हम लोग को जो होता है तीव्र गति से। तो यहाँ पे हम लोग को 1 डिग्री में कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड है। मिथाइल ब्रोमाइड है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन है? सी सही है। कौन है? सी सही है। उसके बाद यहाँ पे है कि एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पे तब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से तो आसानी से बन जाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से बन जाएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड से बन जाएगा आपका, थायोनिल से भी बन जाएगा। लेकिन डायरेक्टली क्लोरीन से हम लोग यहाँ पे क्लोरीन से एल्कोहल से अल्काइल एल्कोहल बनाना था, यानी कि एल्कोहल को जब हम क्लोरीन से डायरेक्टली अभिक्रिया कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड हम लोग को प्राप्त नहीं होगा। यानी कि एल्कोहल यानी कि जो आपका एल्कोहल है इससे हमको कन्वर्ट करनी है, अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट करनी है। तो हम डायरेक्टली अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अल्काइल हैलाइड नहीं देगा, लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में देगा, थायोनिल भी देगा, लेकिन डाइक्लोरीन जो हम लोग का ए नहीं देगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए, क्लोरीन्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कि एनेटियोमर कैसे भिन्न होते हैं। एनेटियोमर जिसे घूर्णन पर, ये तो घूर्णन वाला आ गया आपका, घूर्णन समूही के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। घूर्णन समूही यहाँ पे देखिए ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के बारे में दिया है, ध्रुवीय प्रकाश के घूर्णन के बारे में पूछा है यहाँ पे। गलांक क्वथनांक तो होगा नहीं आपका, घुलनशीलता होगा नहीं। एनेटियोमर पूछा है एनेटोमर कैसे भिन्न होते हैं, उनके घूर्णन की प्रतिक्रिया के कारण जो होते हैं, जो उन्हीं के जब उसमें घूर्णन प्रतिक्रिया के द्वारा जब हम लोग समझौता निकालते हैं, घूर्णन प्रतिक्रिया चेक करते हैं, तो हम लोग के ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन के द्वारा एंटीओमर हम लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर इसके क्या होगा? बी सही हो जाएगा। उसके बारे कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है। ईथर पहले देखिए कोलबे अभिक्रिया है। कोलबे अभिक्रिया से तो हम लोग क्या करते हैं? सिलिसाइलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। सिलिसाइलिक अम्ल यानी कि जब यहाँ पे हम लोग फिनॉल को, जो हम लोग का फिनॉल होता है, जब फिनॉल है हम लोग का, फिनॉल है और फिनॉल के अंतर्गत COOH यानी कि प्राप्त रहता है, तो हम लोग को उसको वो क्या है भाई साहब? वो हम लोग को जो है आपका सेलिसाइलिक अम्ल है। क्या? सेलिसाइलिक अम्ल है। तो एक कोलबे अभिक्रिया तो हम लोग से इसे सेलिसाइलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कोलबे से सेलिसाइलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। राइमर टीमन से सेलिसाइलिक एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, यानी कि जो फिनॉल है हम लोग को, फिनॉल है, फिनॉल के अंतर्गत जो है या फिनॉल के अंतर्गत है COOH लगा रहता है, CHO लगा रहता है। सेलिसाइलिक एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया से। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यह है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जबकि विलियमसन संश्लेषण है, एकमात्र NCERT में विधि है विलियमसन संश्लेषण, जो ईथर बनाने की विधि है, ईथर बनाने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही हो जाएगा। विलियमसन संश्लेषण से ईथर का निर्माण किया जाता है, ईथर का निर्माण किया जाता है। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक जो 1 डिग्री एल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल रहेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को अल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है और वो डबल बॉन्ड को, यानी कि डबल जो द्विवा बंध है उसको प्रभावित किए बिना, यानी कि डबल बॉन्ड को प्रभावित भी नहीं करना है। 1 डिग्री एल्कोहल को अल्डिहाइड में, जो 1 डिग्री एल्कोहल है हमारा प्राथमिक एल्कोहल है, उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और प्राथमिक एल्कोहल को, यानी कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको प्रभावित किए बिना, इसके लिए हम लोग का कौन सा अभिकर्मक है बताइए? तो कौन सा अभिकर्मक है? तो जलीय विलयन का यहाँ पे क्रोमेट है। कौन है? क्रोमेट। जलीय विलयन जो है हम लोग को
जलीय विलयन है, वो जलीय विलयन का कौन सा हम लोग का, यानी कि जलीय एसीटोन विलयन का जो क्रोमेट है CrO2, जो आपका क्रोमेट है CrO2 जो है, जो डबल बॉन्ड को प्रभावित किए बिना 1 डिग्री को क्या करेगा, अल्डिहाइड में परिवर्तन करने का काम करता है। जबकि यहाँ पे पोटेशियम जो क्रोमेट है यह परिवर्तन कर देगा, यानी कि डबल बॉन्ड को प्रभावित कर देगा आपको। और यहाँ पे KMnO4 है, ये भी हम लोग को, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, यो प्रभावित करेगा। पोटेशियम क्रोमेट KMnO4 है, यो आपको डबल बॉन्ड को प्रभावित करेगा। लेकिन हम लोग को CrO3 जो है ये डबल बॉन्ड को बिना प्रभावित किए, वो हम लोग के 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, उसको अल्डिहाइड में क्या करेगा, ऑक्सीकरण के द्वारा उसे एक्सचेंज कर देगा, क्योंकि वहाँ से जल कणु को क्या करेगा, हाइड्रोजन के द्वारा जल कणु को विस्थापित करके अल्डिहाइड बना देगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म हो गया और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, यानी कि जब फिनॉल को, ठीक ना, जब बेंजीन को ना यहाँ पे कहते हैं कौन सा उत्पाद बनाता है, निम्न में कौन सा उत्पाद बनता है जब फिनेल को, जो फिनॉल हम लोग का है, यह फिनॉल हो, इस फिनॉल को भाई साहब, इस फिनॉल को एक सेकेंड, ये हम लोग का यह है फिनॉल है, ये हम लोग का फिनॉल है। इस फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हम लोग को देता है सैलिसाइलिक अल्डिहाइड। क्या देता है, सैलिसिलिक अल्डिहाइड प्राप्त होता है, सैलिसाइलिक अल्डिहाइड। इसी को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं, इसे राइमर टीमन। और सैलिसाइलिक अम्ल जो होता है कोल्बे अभिक्रिया में प्राप्त होता है, किसमें प्राप्त होता है, कोल्बे अभिक्रिया में सैलिसाइलिक अम्ल प्राप्त होता है। और जबकि सैलिसाइलिक राइमर टीमन में, इसके लिए हमको क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसाइलिक अल्डिहाइड प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जो है नीचे दी गई अभिक्रिया में क्या होती है, शामिल है, कौन सी इलेक्ट्रोफाइल जो होती है नीचे दी अभिक्रिया में शामिल है। यहाँ पर देखिए फिनॉल है, और फिनॉल को ना क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया किया गया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से विक्रिया कराया गया है, तो इसका ये हमारा यहाँ पे गिनेंगे मेन मूलक हो गया जहाँ अल्डिहाइड लगल है, ये आपका हो गया ऑर्थो वाला पोजीशन है जहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल्स में हम लोग को यहाँ पे ऑर्थो वाले स्थान पे, ठीक ना, ऑर्थो वाला स्थान पर यानी कि डाइक्लोरोकार्बन प्राप्त होती है, डाइक्लोरोकार्बन क्या होती है उसमें शामिल होती है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है, तो होता है डाइक्लोरोकार्बन जो होता है ऑर्थो वाला पोजीशन पे, जो जहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड लगा है वहाँ पे हम लोग को शामिल होता है, डाइक्लोरोकार्बन शामिल होती है। और यही अभिक्रिया जो हम लोग का है, ये जो अभिक्रिया हम लोग का है राइमर टीमन अभिक्रिया है। और राइमर टीमन अभिक्रिया में जो ऑर्थो पोजीशन पर होती है डाइक्लोरोकार्बन्स का यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए हम लोग को वहाँ पे क्या होती है, शामिल होती है। कहता निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और अल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। आप बताइए एसीटोन और अल्डिहाइड को परीक्षण में किसका यूज किया जाता है, दोनों को अंतर करने में, दोनों का अंतर स्पष्ट करने में यहाँ पे हम फेलिंग विलयन का और टोलेन परीक्षण का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है हम लोग को फेलिंग विलयन टोलेन परीक्षण, इसका साफ आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फेलिंग विलयन टोलेन परीक्षण, जो अल्डिहाइड और कीटोन को अंतर स्पष्ट करने में यूज किया जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड यानी कि यहाँ पे अल्डिहाइड हम लोग को कीटोन है, अल्डिहाइड, ठीक ना, एसीटोन हो गया आपका कीटोन और बेंजीन अल्डिहाइड है, दोनों से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो क्योंकि फेलिंग विलयन जो होता है हम लोग को यहाँ पे अंतर स्पष्ट करता है दोनों में, एसीटोन में अल्डिहाइड में अंतर डिफरेंस बताने में। फेलिंग विलयन एक होता है टोलेन रिएजेंट है, उसको टोलेन रिएजेंट है, दोनों जो है एसीटोन अल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट करने में करता है, ठीक है ना। फेलिंग विलयन क्या है आप लोग एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, और टोलेन रिएजेंट भी। निम्नलिखित में कहता है निम्न में कौन सा आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता। आयोडोफॉर्म कहता है यह एथेनॉल है, एथेनॉल है, एल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया, इथाल्डिहाइड हो गया, ये आपका पेंटेन 2 ऑन है, कीटोन हो गया। हम लोग को कीटोन आयोडोफॉर्म का परीक्षण बताइए, आयोडोफॉर्म के परीक्षण यहाँ पे कीटोन के बारे में बात चलेगा, लेकिन कीटोन में कौन सा कीटोन है, यहाँ पर पेंटेन 2 ऑन है या पेंटेन 3 ऑन है, यानी कि कार्बन इस तरह से है, कार्बन इससे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, उसके बाद यहाँ 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से रुक जाइए, यहाँ पर कहता है पेंटेन 3 ऑन है, पेंटेन 3 ऑन है कि पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और 3 नंबर पर लगा 1 2 3, यहाँ पे मान लेते कौनों से 3 कर देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे करके ओ करिए, पेंटेन 2 ऑन है, पेंटेन 2 है, यानी कि जहाँ पे ये हम लोग को
आपका 3 नंबर पर लगा, यानी कि हम लोग को ये हम लोग के अल्फा जैसा होता है ना कि जहाँ पे हम लोग को क्रियात्मक समूह लगल है वो अल्फा कार्बन होता है, फिर उसके बाद बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन है, इस तरह से होता है। तो हम लोग को पेंटेन 3 ऑन जो होती है ना, पेंटेन 3 ऑन जो पेंटेन 3 यानी कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है। ये आयोडोफॉर्म का, यह हम लोग का आयोडोफॉर्म का जो है परीक्षण नहीं देता है। पेंटेन 3 ऑन यह आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है। कहता है निम्नलिखित में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? सबसे अधिक अम्लीय, यहाँ सबके अंदर पहले क्रियात्मक समूह तो समान है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह, यानी कि सबके जगह क्रियात्मक समूह ना कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्रियात्मक समूह समय तो समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना सबसे अधिक नेगेटिव परमाणु फ्लोरीन जुड़े हैं, जिसका नेगेटिविटी सबसे अधिक हाई होता है, और सबसे अधिक नेगेटिविटी हाई होने के कारण इसकी अम्लीयता जो होता है सबसे क्या होती है? अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। लेकिन एक बात और है, लेकिन यहाँ पे जो हैलोजनिक अम्ल में देखिए, जब इसको हम हैलोजनिक अम्ल में हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, एक बाद हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, क्लोराइड है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और हाइड्रोजन आपका भी यार फिर हाइड्रोजन आयोडाइड है। अगर इनमें बात करें कि सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा? हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। कौन? हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में, ठीक ना, हैलोजनिक अम्ल में अगर HF हैलोजनिक अम्ल में अगर यहाँ पे हैलोजनिक अम्ल की बात करें तो HF है, HF से हम चलेंगे HI की तरफ, तो HI हम लोग को ज़्यादा अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत सब में क्रियात्मक समूह समान है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का नेगेटिविटी हाई है, यह सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किसका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका कहता है pKa का मान सबसे कम होगा। P यानी कि पार्शियल, यानी कि यहाँ pK होता क्या है रियल में देखा जाए तो? यह अम्ल के प्रबलता के शक्ति को मापता है। जो pK है, जो हम लोग को pK है, जो पार्शियल यहाँ पे एक स्थिरांक है, यह अम्ल के प्रबलता के शक्ति को मापता है, क्या करता है? नापता है, और इस ठीक ना नापता है। और सबसे अधिक यहाँ पे पूछा है कि किसका कहता है pK के मान जो होता है सबसे ज़्यादा किसका कम होगा, किसका जो यहाँ पे pK के मान जो है सबसे कम होगा। तो यहाँ पे देख pK के मान जो है किसका, जिसका अम्ल के प्रबलता के क्रम, यहाँ पे जिसका देखिए इसमें चेक किया जाता है कि जो हम लोग को कितना हाइड्रोजन आयंस को दे रहा है, कितना यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, कितना प्रोटॉन्स दे रहा है, और जो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स हम लोग को देगा वही सबसे कम हम लोग का क्या होता है? सबसे कम प्रबल होता है। यहाँ पे यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है ये हम लोग को सबसे कम प्रबल है। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल जो है कम प्रोटॉन्स देगा, कम हाइड्रोजन आयन देगा, और जो सबसे कम हाइड्रोजन आयन देगा वो सबसे अधिक क्या होगा? कम। यहाँ पे क्या होगा? सबसे प्रबल होगा। क्या होगा? सबसे कम प्रबल होगी। इसके बाद यहाँ पे कि कौन इसमें कार्बोनिल समूह को CH2 में परिवर्तित करेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए एक तो हाइड्रोजन, यहाँ पे एमीन है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पे डाईहाइड्रोजन है, जो हम लोग को कार्बोनिल समूह को आपको CH2 में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए हम लोग को जो आंसर सही होगा, हम लोग के अमलगम, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अमलगम जिंक हम लोग के पारा, जो अमलगम का मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, या CH2 में क्या करता है? कार्बोनिल को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। कार्बोनिल वही कार्बोनिल है जो आपको कार्बन जो है आप लोग को डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, CO बोलते हैं, CO को कार्बोनिल को जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है तो कार्बोनिल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से एक प्राथमिक एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन हो गया, जैसे CH3 है और यहाँ पे NH2 लगल है, यह क्या आपका प्राथमिक एमीन है, यानी कि 1 डिग्री एमीन, जिसमें केवल एक हम लोग का NH3 लगा होता है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन चेक करना है, यानी कि टरब्यूटाइल एमीन, यानी कि टेट्राब्यूटाइल एमीन है, या ट्राईमिथाइल एमीन है। ट्राईमिथाइल बोले तो जैसे N हो गया आपका, ऊपर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, 1 2 3, तो कई गो मिथाइल है? 3 मिथाइल है। तो ये हम लोग को तो भाई प्राथमिक एमीन है नहीं। उसके बाद यहाँ पे N मिथाइल मेथेनेमीन है। N मिथाइल क्या है? मेथेनेमीन है। किस तरह से? CH3 आपका है, NH है, उसके बाद फिर आपका CH3 है, कि वो N मिथाइल है, आपका एक मेथेनेमीन है। ये हम लोग को द्वितीयक एमीन में जाएगा, ये तो हम लोग प्राथमिक एमीन है नहीं। N ये हमारा तृतीयक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन है टेट्रा, यहाँ पर लिखे है ट्राई, टेट्रा अच्छा से लिखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे टेट्रा होना चाहिए, टेट्राब्यूटाइल एमीन, टेट्राब्यूटाइल है, यानी कि CH3 के यहाँ पे क्या है? होल 4, टेट्रा है ना, टेट्रा है, ट्राई है,
यहाँ पे टेट्रा है, ट्राई लिखा है, यानी कि टेट्रा होगा तो 3 टेट्रा होगा तो 4 होगा, ट्राई होगा तो 3 होगा, और फिर ओकरा बाद क्या है NH3 है। तो हम लोग को प्राथमिक एमीन में होगा, क्या होगा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन जो होता है कार्बन का, हम लोग का प्राथमिक एमीन जो होती है, प्राथमिक एमीन जो होता है कार्बन का, यानी कि कार्बन के एक सीधी श्रृंखला में हम लोग को एमीन जो होता है संलग्न रहता है, उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। कहता है यहाँ पे निम्न में कि निम्न में कौन सबसे अधिक प्रबल होता है। अगर एमीन के अंतर्गत देखा जाए तो द्वितीयक एमीन, ये तो हमारा तृतीयक एमीन है हम लोग का, ये हम लोग का द्वितीयक एमीन है, ये आपका जो है आपका ठीक ना एनिलीन है आपका। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो प्रबल होगा हम लोग को द्वितीयक एमीन, कौन सा एमीन, द्वितीयक एमीन 2 डिग्री एमीन। तो यहाँ पर द्वितीयक एमीन कौन है, द्वितीयक एमीन आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे NH जो है इसके साथ में 2 मिथाइल समूह लगा है, NH3 और NH3 का होल 2 है, ये हमारा 2 डिग्री में है और सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक प्रबल होता है। और NCERT में देखिए इसको जिक्र किया है एमीन के प्रबलता के ठीक ना क्रम, क्षार के प्रबलता का क्रम। इसके बाद यहाँ पे है हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद देखिए, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एमाइड से प्राप्त करते हैं, एमाइड यानी कि एमाइड जैसे R हो गया, यहाँ पे R हो गया आपका, पेन CH2 हो गया, पेन CO NH2 है। और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया से उत्पाद जो हम लोग को कहता, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग का कहता है। एक एमाइड होता है, नहीं सर इसका उत्पाद नहीं होता है, ये तो खुद एमाइड से बनाते हैं हम लोग। एक नाइट्राइल होता है, ये भी नहीं होता है। कहता है एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो, एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है, हॉफमैन जो ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम लोग को मिलता क्या है, CH3 CH2 और NH2, यानी कि इथाइल एमीन प्राप्त होती है, इथाइल एमीन प्राप्त होती है, क्या होती है, इथाइल एमीन क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इथाइल एमीन प्राप्त होती है, एमाइड के द्वारा बनती है। कहते हैं इसमें एक प्राथमिक एमीन, ठीक ना, इसके अंतर्गत जो होती है एक प्राथमिक एमीन, क्या होती है, एक प्राथमिक एमीन, एक जो होता है प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को क्या होगा, सी सही होगा। कहता है एक प्राथमिक एमीन जिसमें कार्बन संख्या समान होती है, तो गलत बात है, क्योंकि हम लोग के एमाइड जो होता है आपका, जैसे अल्काइल समूह का जो एमाइड है हम लोग को, एमाइड हो जितना इसमें कार्बन रहेगा ना उससे कम कार्बन आपका एक मिलेगा इधर, ठीक ना। इथाइल एमीन जो प्राप्त होगा, इथाइल एमीन CH2 CH3 और CH2 और NH3 करके NH2 करके हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, इसमें हम लोग को प्राप्त होता है आपका इथाइल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथाइल एमीन, C2H5NH NH2 इथाइल एमीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा विकर्मक का उपयोग किया जाता है, ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, कास्टिक पोटास का यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन देखिए बहुत सारे एमिनो अम्लों को मिलाकर ना प्रोटीन तैयार किया जाता है, ठीक ना, प्रोटीन तैयार किया जाता है। जबकि वसीय अम्ल नहीं, यहाँ पे मोनोसेक्राइड भी नहीं होगा, न्यूक्लियोसाइड तो होगा नहीं, न्यूक्लिक अम्ल का होता है मात्रक न्यूक्लियोसाइड होती है। जबकि प्रोटीन्स की जो इकाई होती है एमिनो अम्ल, यानी कि बहुत प्रकार के जब एमिनो अम्लों को मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन से मिलती है, क्या मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, विटामिन सी का। जबकि विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का बताइए, बी का हम लोग का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। डी का क्या होता है, डी का कैल्सीफेरोल। आप सारे विटामिन पढ़ के जाइएगा, ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत है, और बायोकेमिस्ट्री का क्लास एक डाले हुए हैं, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण के रूप में बताइए, पौधों में कार्बोहाइड्रेट भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, और हम लोग के अंतर्गत बताइए, हम लोग के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हो, किस में होगा, ग्लाइकोजन में। यहाँ पे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च सबके सब ना पॉलीसेकेराइड है, क्या है, पॉलीसेकेराइड है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि कौन ए में पॉलीसेकेराइड है, यहाँ ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, आपका स्टार्च है, काइटिन है, सबके सब पॉलीसेकेराइड है। और यहाँ पर लिखा भी है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण के रूप में कौन सा पॉलीसेकेराइड है, यहाँ पर सारे के सारे पॉलीसेकेराइड के ही ऑप्शन दिए हैं। और यहाँ पे स्टार्च हम लोग के क्या है, इसका सही ऑप्शन है। और हम बताइए जंतु के अंतर्गत भोजन का जो संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, जब हम लोग को भोजन की ऊर्जा की जरूरी होती है तो यही ग्लाइकोजन टूटता है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद कहता है पेट में प्रोटीन को, ठीक ना, जो पेट हम लोग के पेट है, ठीक ना, स्टोमक है,
तो हम लोग का स्टमक में प्रोटीन एंजाइम को पचाता है। प्रोटीन को कौन पचाता है? एमाइलेज हम लोग को तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। लाइपेज वसा के करता है, मल्टेज करता है मल्टोज को, जबकि पेप्सिन हम लोग को जो होगा प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका करता है? प्रोटीन्स का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर कौन है? सी सही हो जाएगा, सी। उसके बाद कहता है इसमें कि कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? प्राकृतिक बोले यानी कि नाइलोन ही तो हम लोग को कृत्रिम है, बैकलाइट कृत्रिम है, पीवीसी कृत्रिम है, यानी कि स्टार्च। हम लोग का स्टार्च जो है हम लोग को स्टार्च एक क्या हम लोग को प्राकृतिक पॉलीमर है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, आलू में भी रहता है। आलू में स्टार्च के कारण ही आलू जो होता है पकने के बाद थोड़ा सा फट जाता है। और चावल में स्टार्च भी पाया जाती है। चावल जो होती है चावल में स्टार्च के कारण उसका साइज पकने के बाद बड़ा लंबा हो जाती है। फिर उसके बाद में थर्मोसेटिक प्लास्टिक है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक इसमें कौन सा? थर्मोसेटिक बताइए। थर्मोसेटिक इसमें बैकेलाइट है। कौन सा? बैकेलाइट जो है हम लोग का थर्मोसेटिक प्लास्टिक का उदाहरण है, ठीक है ना। थर्मोसेटिक प्लास्टिक के उदाहरण है। थोड़ा सा कठोर होता है। बैकेलाइट का आता है हार्ड होता है, कठोर होता है, क्रिस्टलीय ठोस भी है। उसके बाद इसमें कहता है कौन सा समबहुलक है? कौन है इसमें? समबहुलक जो ब्यूनाएस जो होता है हम लोग का समबहुलक का उदाहरण है। ब्यूनाएस क्या है? हम लोग का समबहुलक का उदाहरण है, समबहुलक आता है। उसके बाद कहता है कौन सा इलास्टोमर है, ठीक ना। कौन सा? इलास्टोमर। ब्यूना एन जो होता है इलास्टोमर है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द इलास्टोमर कौन है? इसमें ब्यूना जो होता हम लोग को इलास्टोमर होता है। क्या होता है? इलास्टोमर। ब्यूना एन हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्यूना एन। उसके बाद इसमें कहता है कौन सा कृत्रिम मिठास के रूप में मिठास प्रदान करने वाला पदार्थ है? कृत्रिम मिठास जो जिसे हम मधुरक बोलते हैं, कृत्रिम मिठास के लिए जिसे क्या कहते हैं हम लोग? मधुरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुरक। यानी कि इसमें लिखा है आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं इंग्लिश में, या कृत्रिम मिठास के लिए जिसे मधुरक कहा जाता है एस्पार्टम का प्रयोग किया जाता है। ये चीनी से ना थोड़ा सा, चीनी से बोले तो यह 250 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। चीनी से 250-300 गुना ज़्यादा मीठा होता है एस्पार्टम। और यह ज़्यादातर डायबिटीज और मधुमेह की बीमारी वाले व्यक्ति होते हैं वैसे लोग एस्पार्टम की यूज करते हैं, क्योंकि स्वाद में खाली मीठा लगेगा लेकिन वहाँ से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है दर्द कम करने के लिए कौन सी दवा की यूज की जाती है? इसके लिए अभी एक क्लास मेडिसिन का हम दवा नाम का वो क्लास 25 मिनट का वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, वहाँ जाके मेडिसिन नाम का क्लास आप देख सकते हैं। इसके लिए एनाल्जेसिक है। कौन है? एनाल्जेसिक, है ना। एंटीपायरेटिक का बुखार के लिए हो गया एंटीपायरेटिक। ट्रांक्विलाइजर हो गया, जो ट्रांक्विलाइजर है इसके लिए तो हम ट्रांक्विलाइजर मानसिक चिंता तनाव को दूर करने के लिए ट्रांक्विलाइजर होता है। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किया जाता है, जबकि एनाल्जेसिक जो होता है यह दर्द के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें दो प्रकार के दर्द में आता है एनाल्जेसिक में, एक आता है निद्राकारी आता है नारकोटिक, एक आता है नन अनिद्राकारी नन नारकोटिक आता है। दोनों ये सारे के सारे दवा के बारे में एक क्लास ही 25 मिनट का डाला हुआ है, एनसीईआरटी फैक्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। कहता कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है? इसमें खाद्य यानी कि खाद्यों के ऑक्सीकरण के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पर देखिए पैरासीटामोल एक खाद्य परिरक्षक कब से हो गया बताइए? पैरासीटामोल तो ऐसे ही नहीं होगा, जबकि सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक है, खाद्यों को ऑक्सीकरण होने से बचाता है, सोर्बिक अम्ल भी बचाता है, और पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड भी बचाता है। लेकिन पैरासीटामोल जो है एक खाद्य परिरक्षक नहीं है, एक खाद्यों को ऑक्सीकरण होने से नहीं बचाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन हम लोग का है, अगला हम लोग के हैं कठोर जल में सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कठोर जल में भी झाग हम लोग को देता है सही से अपमार्जक। कौन देता है? अपमार्जक। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग के सही हो जाएगा बी। कौन होगा? बी। कहता है उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सेल में अभिक्रिया, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही है? सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में कहता है अक्रिय इलेक्ट्रोड, कहता है यह सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बात तो सही है, जो अक्रिय इलेक्ट्रोड है सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए सतह प्रदान करता है। ये भी सत्य हम लोग का जो हम लोग को, ठीक ना, सतह प्रदान करता है। इसके बताओ यह इलेक्ट्रॉन को चालन के लिए सतह प्रदान करता है, भी सही है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है, ये गलत बात है। कहता है एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल कौन है? चतुष्कोणीय क्रिस्टल, जिस चतुष्कोणीय क्रिस्टल बोले तो एक चतुष्कोणीय क्रिस्टल कौन है? यानी कि टेट्रा, यानी कि टेट्रागोनल क्रिस्टल बताइए। टेट्रागोनल क्रिस्टल इसमें कौन सा हो जाएगा? जिसके अक्ष के लंबाई बराबर नहीं होते लेकिन अल्फा बीटा गामा इसके क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये हम लोग को क्या है? टेट्रागोनल से। इसके बाद है कि निम्न में कौन सा एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? आइडियल सॉल्यूशन, देखिए कोई ना आदर्श विलयन होता नहीं है, कोई जो होता आदर्श विलयन होता नहीं है। गलत यहाँ पे पूछा है कि कौन आदर्श विलयन के लिए गलत है। यहाँ पे आदर्श विलयन के लिए हम आदर्श विलयन बनाया जाता है, आदर्श विलयन होता नहीं, आदर्श विलयन बनाया जाता है। यहाँ पर ऊष्मा परिवर्तन है 0 है तो सत्य बात है। यहाँ आयतन परिवर्तन 0 है, भी सत्य बात है। आदर्श परिवर्तन में यहाँ प्रेशर है, यानी कि वो प्रेशर है,
तो हम लोग को राउल्ट नियम से शून्य है, ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पे जो गिब्स यहाँ पे दिया है हम लोग को गिब्स मुक्त ऊर्जा का मैक्सिमम वैल्यू शून्य है, यही गलत बात है, जो आदर्श विलयन के लिए हम लोग को सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही है? प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो होता है हम लोग के दर और उसका सांद्रण जो होता है सीधा रेखा में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। जबकि 1/c है, ये तो गलत बात है। 1/c सांद्रण के स्क्वायर, ये गलत बात है, ये तो प्राप्त होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग थ्योरी का भी सेक्शन हम लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर के हम लोग थ्योरी के सेक्शन में जो मॉडल पेपर में दिया है उसको भी हम डिस्कशन आप लोगों के सामने लेके कर देंगे। थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाती, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। मैं इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन हम दिखा रही हैं यहाँ पर कि किस तरह से बोर्ड आप लोगों को मॉडल सेट लेकर आया है, तो इस आधार पर आप लोगों को मेहनत भी करनी होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, जो आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और अपनी मेहनत को और थोड़ा सा दोगुना बढ़ा दीजिए। मॉडल पेपर देख के आपको लग ही गया होगा कि किस लेवल तक आप लोग को मेहनत करना है। और सारे के सारे एनसीईआरटी फैक्ट है, तो आपको एनसीईआरटी फैक्ट पर ध्यान देनी है। एनसीईआरटी जो भी फैक्ट है, तो एनसीईआरटी फैक्ट पे आप लोग को ध्यान देनी है, ठीक ना। एनसीईआरटी जो आपका बुक में लिखा है वहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की थ्योरी एनसीईआरटी की जो है बुक अच्छा से पढ़ लीजिए। बुक से ही सारा के सारा क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।